अरे सौम्या बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया। यहाँ सबको भूख लग रही है और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हुई हो। सास देवकी जी बाहर से आवाज़ लगाते हुए बोली, लेकिन सौम्या ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। ये देखकर सासू माँ तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा उसके कमरे की तरफ पैर पटकती हुई आई। जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा सौम्या तो कमरे में भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का समय हो चुका है और ये है कि रसोई में है ही नहीं, जैसे घर में कोई नौकर चाकर लगे हों खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में घूम गई, लेकिन सौम्या उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उन्हें सौम्या की कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था। अरे भला ये भी कोई बात होती है कि कहीं बाहर गई है तो बोल कर जाती और जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से आ जाएगी। आज उन्हें सरप्राइज देने वहाँ गई थी, खुद ही सरप्राइज हो गई। घर पर तो ताला लगा हुआ था। बेचारी वो भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना सबको समय पर मिलना चाहिए। पर यह बात बड़ी बहू को समझ में आए तब ना, मुफ्त का खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई वो वापस आई और आकर सोफे पर धम से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही अपनी बड़ी बहू सौम्या पर गुस्सा हो रही थी। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि छोटी बहू के मायके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था। लेकिन उनके लिए ये हंगामा तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। ये सब नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ सौम्या और उसके पति नीरज के लिए। देवकी जी इस संयुक्त परिवार की मुखिया थी। घर में बड़े बेटे बहू नीरज और सौम्या और उनका एक बेटा 5 वर्षीय चीनू और छोटे बेटे बहू मानव और माही भी रहते थे। मानव और माही की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने ही हुए थे। नीरज जहाँ एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, वहीं मानव इंजीनियर था। दोनों के ओहदे में फ़र्क था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कमाई में भी फ़र्क था। और ये कमाई का फ़र्क घर में सिर चढ़कर बोलता था। मानव की हर बात देवकी जी जहाँ आंखें बंद करके मानती थी, वही नीरज को किसी चीज़ की इजाज़त भी आसानी से मिल जाए ये बड़ा मुश्किल होता था। नीरज की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर सुनने को ही मिलता था, ना सिर्फ नीरज को बल्कि उसकी पत्नी सौम्या को भी। पर दोनों चुपचाप सुनकर रह जाते थे। पर ताने तब इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि तब तक देवकी जी के पति रामदास भी जिंदा थे और उनका काम अच्छे से चलता था, इसलिए खर्चे ढक जाते थे। रामदास जी की ज़मीन खरीदने और बेचने का काम था। रामदास जी बोलने में वैसे भी कमाल के थे। जो उनके पास आता था वो सौदा करवा के ही भेजते थे। ऐसा नहीं कि रामदास जी ने नीरज को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की थी, पर नीरज वाक्पटुता के मामले में थोड़ा कमज़ोर था। वो लोगों को समझा नहीं पाता था। इस कारण उसने एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी ही कर ली। पर रामदास जी को इसमें भी तसल्ली थी कि कम से कम बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। कम से कम इतना कमा लेता है कि अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेगा। फिर ऊपर से वो बहू भी ऐसी लेकर आए थे जिसके हाथों में हुनर था, जो पार्लर का सारा काम जानती थी। पर यह बात अलग थी कि देवकी जी ने उसे ये काम कभी करने ही नहीं दिया। इधर मानव पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में तब एक हादसे में रामदास जी की मृत्यु हो गई और वहीं से सब कुछ बदल गया। रामदास जी की जो सेविंग थी, जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, वो सब तो देवकी जी ने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि मानव की शादी में काम आएंगे। घर का खर्चा तो अब नीरज को ही करना पड़ेगा। खैर, नीरज ने इससे इनकार भी नहीं किया, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही तो खर्च करता। पर देवकी जी उसे सुनाने में बाज नहीं आती। खैर, इधर मानव की कंपनी में नौकरी लगी और उधर उसके लिए एक अमीर घर की बेटी माही का रिश्ता आ गया। देवकी जी ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और माही मानव से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब माही का सारा सामान ढंग से रखा जा रहा था, तो उस समय नन्ना चीनू भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रहा था। इधर सौम्या घर में रुके रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी देवकी जी डांटते हुए बोली, बड़ी बहू, अपने शैतान बेटे को संभालो। देखो, बार बार बीच में आ रहा है। अभी बेवजह किसी कीमती चीज़ का नुकसान कर देगा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति के बस की तो बात भी नहीं कि उसकी जगह कोई नई चीज़ दिलवा दो। ये सुनकर सभी रिश्तेदार देवकी जी की तरफ देखने लगे। वहीं सौम्या झेंप गई, उससे कुछ कहते ही नहीं बना। उसने चीनू को गोद में उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
इधर नीरज ने भी सुना तो उसको भी इस बात का काफ़ी बुरा लगा, लेकिन जब माँ ही ऐसा कहे तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए नीरज चुप रहा। पर धीरे धीरे माही को समझ में आने लगा कि इस घर में सौम्या और नीरज की नहीं चलती। मानव की कमाई अच्छी है, इसलिए मानव के खिलाफ देवकी जी कुछ नहीं करती, तो जाहिर सी बात है कि अब माही का सिक्का ही इस घर में बोलेगा। बस ये बात माही के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ देवकी जी से और मानव से प्यार से बात करनी होती थी, बाकी को तो वो कुछ भी सुना देती थी। 5 साल के छोटे से चीनू को वो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना, किटी पार्टी करना, माही को तो बस सब कुछ इसी में ही मज़ा आता था। जबकि सच तो ये था कि जितने पैसे नीरज घर में खर्चे के लिए देता था उतने ही मानव देता था। हाँ, बस कमाई मानव की ज़्यादा थी, इसलिए उसका सिक्का देवकी जी के सिर चढ़कर बोलता था। एक दो बार सौम्या ने उसे घर के काम के लिए कहा भी तो देवकी जी ने हंगामा कर दिया। अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है तो घर के कामों में तो मदद कर ही सकते हो। खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। अब आज की ही बात लो, माही को मानव के साथ अपने मायके जाना था, तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकालकर पलंग पे रखा था और हाथ मुंह धोने वो बाथरूम में चली गई। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे। सौम्या रसोई में काम कर रही थी कि तभी चीनू खेलते खेलते उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। उसने बोतल की डिज़ाइन इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखने उसके पास चला गया और बोतल उठाकर उसे देखने लगा। अभी उसे उलट पुलट कर वो देख ही रहा था कि उसके हाथ से वो बोतल छूटकर नीचे गिर गई और गिरते ही टूट गई। आवाज़ सुनकर माही दौड़ती हुई बाहर से आई। बोतल टूटी हुई देखकर और चीनू को उसके पास खड़े देखकर माही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चीनू को एक थप्पड़ दे मारा। जोर का थप्पड़ गाल पे पड़ते ही चीनू रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। ये देखकर माही ने गुस्से में कहा, भाभी संभालती क्यों नहीं आप अपने इस नालायक बेटे को? देखिए ना कितना नुकसान कर दिया इसने। कहती हुई माही चीनू को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि सौम्या ने उसके हाथ रोक दिए और चीनू को अपनी गोद में लेकर बोली, माही वो बच्चा है, गलती हो गई है उससे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बार बार मारो। गलती हो गई? आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा आता है? माही गुस्से में बोली, देखो माही, चीनू बच्चा है, उससे गलती हो गई, पर तुम तो अपने आप को शांत रखो। नीरज बीच में बोला, भैया क्या शांत रखे, वो गलत नहीं कह रही। ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है। आपको क्या पता? इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त का जो मिल रहा है। तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे। इनकी औकात इतनी ही है बस। माही बीच में बोल पड़ी, बस करो माही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने जेठ से बात कर रही हो? ओहदे में और उम्र में वो तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। अब की बार सौम्या ने कहा, माफ़ करना भाभी, माना कि ओहदे और उम्र में छोटी ज़रूर हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए अपनी आवाज़ ज़रा नीचे करके ही बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है उसी की तूती बोलती है। माही ने कहा। ये सुनकर सौम्या और नीरज ने देवकी जी की तरफ देखा तो देवकी जी बोली, अब क्या बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हो तुम? जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं मम्मी, आज मुझे जानना है कि मेरा इस घर में क्या स्थान है। क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? नीरज ने कहा। देवकी जी ने मानव की तरफ देखा और बोली, बेटा सम्मान कमाया जाता है, ओहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिलता। इसमें कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की कमाई का स्टेटस भी बता देता है कि पत्नी की क्या इज्जत है। बाकी तुम दोनों खुद समझदार हो। कहकर देवकी जी बाहर आ गई। इधर मानव और माही भी तैयार होकर माही के मायके रवाना हो गए, पर नीरज और सौम्या को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभी थी। खैर थोड़ी देर के बाद मानव और माही भी घर आ गए और आते से ही बोले, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हो तो ही खाना बने ना, अभी तक तो खाना ही नहीं बना, पता नहीं कहाँ गई है बिना बोले। देवकी जी ने जवाब दिया, हे भगवान बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखा नहीं रहा जा रहा। कहकर माही भी वहीं सोफे पर पसर गई। अभी मानव मोबाइल निकालकर ऑर्डर करने ही जा रहा था कि इतने में सौम्या चीनू को लेकर आ गई।
उसे देखते ही देवकी जी बोली, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख लग रही है और महारानी बाहर घूम रही हैं। पता नहीं क्या कि ये सबके खाने का वक्त है। अब फटाफट रसोई में जा और सबके लिए खाना बना। मम्मी जी, आपकी बहू और भी है, उसे कहिए वो बना लेगी, कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। तब तक नीरज भी घर में आ गया था। उसे देखते ही देवकी जी गुस्से में तमतमाती हुई बोली, ये आज तेरी पत्नी को इतने बर कैसे निकल आए जो खाना बनाने से इनकार कर रही है? घर में नौकर चाकर लगा दिए क्या तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज़्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊंगा, कहकर नीरज भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन नीरज और सौम्या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पर देवकी जी या मानव में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्लर का काम छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। इसलिए सौम्या ने पहले पार्लर ज्वाइन किया। 1 साल वहाँ काम करने के बाद फिर अपना खुद का पार्लर खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते भी थे और अपनी सेविंग भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफ़ी तरक्की भी कर ली। इधर हालात ये थे कि माही के उल जुलूल खर्चों के कारण अब काफ़ी खर्चा होने लगा था। काम तो उससे वैसे भी नहीं होता था, इसलिए नौकर चाकर भी लगाने पड़े। इसीलिए अब मानव के पास ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं रहती थी और इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते, वो अलग। और अब देवकी जी उस दिन को कोसती थी जब बड़े बेटे बहू का साथ देने की जगह उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू का साथ दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।